हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने स्कूल व्याख्याता हिंदी से संबंधित एक बीए पार्ट की और इसके साथ साथ में काव्य शास्त्र की और स्नातकोत्तर जो एमए पार्ट की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें अपने बीए पार्ट से संबंधित काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर का जितना भी मैटर है, उस मैटर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का आपने 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। थोड़े दिन बाद में आपका एग्जाम है और एग्जाम में ये प्रश्न हूबहू आपको दो वीडियो आप तक पहुंचा दिए गए हैं। तीसरा वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो जब आप तक पहुंचा रहा हूं तो इसमें देखना कि आप कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। दो वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो में जो प्रश्न थे वो प्रश्न तीसरे वीडियो में भी कैसे रिपीट हो रहे हैं। आपके प्रश्न भी सीधे सीधे पूछे जाएंगे। काव्य शास्त्र और जो स्नातकोत्तर स्तर का पार्ट है, उस पार्ट में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे देख लेना, वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको रिपीट वाले प्रश्न भी कराऊंगा कि कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आप उदात्तवाद पढ़ते हो, आप अनुकरणवाद पढ़ते हो, आप मार्क्सवाद पढ़ते हो, बहुत डिटेल वाइज पढ़ते हो, लेकिन प्रश्न है वो सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए, सारे फैक्ट से संबंधित ही प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ काव्य शास्त्र सीधी सीधी पूछी जा रही है। आप कोई नया उदाहरण श्लेष अलंकार का पढ़ते हो कि अगर ये आ गया तो क्या हो जाएगा, और अगर ये अपने को नहीं आया तो क्या हो जाएगा। ऐसे नहीं है, प्रश्न रिपीट हो रहे। ये प्रश्न ही अगर आप देखोगे काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर के, तो इसमें से ही आपके पूरे में से पूरे प्रश्न सही होंगे। ये ऐसे प्रश्न है, अगर आपने ये पेटेंट 20 से 30 प्रश्न ऐसे पेटेंट कर दिए तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। तो अपने आज इस क्लास को शुरू करते हैं। ये पेपर है स्कूल लेक्चरर हिंदी का 2018 का, जो 3 जनवरी 2020 को हुआ था। 3 जनवरी 2020 को हुआ था। ये पेपर का जो प्रश्न है मैं इस वजह से बताता हूं आरपीएससी का, क्योंकि आपको बाद में कभी देखना हो, आपके पास प्रिंट आउट हो, तो प्रिंट आउट से भी प्रश्न का मिलान है वो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आगे। ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, बिल्कुल सही बात है ये। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का, रूढ़ का, यौगिक का और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई। ये प्रश्न पहले वीडियो में यही प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था सिर्फ रूढ़ शब्द में होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति सिर्फ रूढ़ में नहीं होती, रूढ़ में भी होती है, यौगिक शब्दों में होती है और योग रूढ़ शब्दों में भी होती है। देखो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, जहां जहां रिपीट हो रहा है वहां वहां मैं रिपीट शब्द लगा रहा हूं, ठीक है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति का और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया। ये गलत हो गया भाई। ये गलत इस वजह से हो गया कि मम्मट ने तो क्या प्रयोग किया, व्यापार का, और विश्वनाथ ने क्या प्रयोग किया, तो शक्ति का। ऐसे याद कर लो, विश्व की शक्ति और मम्मट का व्यापार, ठीक है। मम्मट का व्यापार, विश्व की शक्ति, विश्व की शक्ति और मम्मट का व्यापार। विश्व शक्तिशाली है किसके व्यापार से, मम्मट के व्यापार से। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। एक कुमारिल भट्ट नाम के विद्वान हुए हैं, ये और नोट कर लेना। कुमारिल भट्ट नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने एक तात्पर्यावृत्ति और दी थी, ठीक है। कौन सी वृत्ति दी थी, तात्पर्यावृत्ति दी थी। याद कर लेना कौन सी वृत्ति दी हुई थी, तो तात्पर्यावृत्ति दी हुई थी, ठीक है ना। कुमारिल भट्ट ने भी कौन सी वृत्ति दी, चौथा शब्द शक्ति का नाम लिया था, और चौथी शब्द शक्ति को उन्होंने क्या कहा था, तो तात्पर्य कहा था। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतिमान अर्थ भी कहते हैं। प्रतिमान अर्थ, प्रतिमानार्थ, प्रतिमानार्थ मतलब प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मम्मट ने तो व्यापार दिया और विश्वनाथ ने क्या दिया था, तो शक्ति दिया था। इसको याद करने की ट्रिक याद कर लेना, विश्व की शक्ति, विश्व की शक्ति, ठीक है। मम्मट का व्यापार, मम्मट का व्यापार, नोट कर लेना इसको, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा इसका प्रश्न आएगा। रिपीट हो सकता है अभी प्रश्न, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा लिखवा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपके पेपर में जब भी आएगा तो इसको रिपीट आप कर सकते हो। फ्री माइंड में आप, फ्री टाइम में आप इसको पढ़ भी सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, चिक्करही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि धाव ही जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गाव ही। जब ऐसा पद बोल रहा हूं तो वो पद ना तो प्रसाद गुण का है, ना ही माधुर्य गुण का है। वीरता पूर्ण भावों से जो कर्ण कटु, जो कह सकते हैं मूर्धन्य वर्ण कह सकते हैं, कैठ डेड री, ये जो वर्ण होते हैं, ये वर्णों का जहां आधिक्य हो, सामासिक वर्णों का जहां अधिक आधिक्य हो,
द्वित्व वर्णों का जहां अधिकता हो, वीरतापूर्ण भावों से भरी हुई जो रचना होती है उसमें कौन सा गुण होता है, याद कर लो कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। अगर आपको बताएं कि प्रसाद गुण पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए तब वहां प्रसाद गुण होता है, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। कौन सा गुण है, तो इसमें प्रसाद गुण है। मीरा के जितने भी काव्य मिलते हैं वो ज्यादातर कौन से मिलते हैं, तो वो माधुर्य गुण के मिलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी कविताएं वो सारी की सारी किसकी मिलती है, तो वो ओज गुण की मिलती है। याद रख लेना, ऐसे पद आपके पूरे के पूरे रिपीट होंगे। ये जो पद है ये बहुत बार रिपीट होया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा गुण होगा, तो इसमें ओज गुण होगा। अगला जो पढ़ते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। ये पूरा पद लिख देता हूं तभी ताकि आपको समझ में आ जाए। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, बावत नींद न शोर, बावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। चरण धरत, चरण धरते हुए, चिंता करत, चिंता करते हैं, बावत नींद न शोर, ना तो उनको नींद अच्छी लगती है न उनको शोर अच्छा लगता है। सुबरन को ढूंढत फिरत, वो तो सारे दिन सुबरन को ढूंढते फिरते हैं। कौन ढूंढते रहते हैं, कवि कामी और चोर। तो इस सुबरन के तीन अर्थ आ रहे हैं। कवि है वो कवि चरण धरते हुए चिंता करते हैं, ना उनको नींद अच्छी आती न उनको शोर अच्छा लगता। तो कवि तो क्या ढूंढते रहते हैं, सुंदर अक्षर ढूंढते रहते हैं, सुंदर अक्षर ढूंढते रहते हैं ताकि वो कविता बनाए। पहला अर्थ तो ये हो जाएगा। कामी, कामी का मतलब होता है वे बिचारी, वो जो सुंदरता ढूंढते रहते हैं चारों ओर, ठीक है ना। लोफर जो लोग होते हैं, याद रख लो कौन से लोग होते हैं, लोफर लोग होते हैं। जो लोफर लोग क्या ढूंढते रहते हैं, सुंदरता ढूंढते रहते हैं, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं चोर, चोर क्या ढूंढते थे, सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, चरण धरते हुए चिंता करते हैं, ना उनको नींद अच्छी आती ना उनको शोर अच्छा लगता। किस किस को, कवि को नहीं लगता, कामी को नहीं लगता और चोर को नहीं लगता। कवि सॉरी कामी जो शब्द है, कामी शब्द का दूसरा अर्थ कर सकते हैं बेबिचारी लोग जो, ठीक है ना। तो सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए क्या हो जाएगा, सुंदर अक्षर हो जाएगा। कामी के लिए क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। और जो चोर है, चोर के लिए क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण मतलब है सोना हो जाएगा। एक ही शब्द के तीन अर्थ आ रहे हैं, इस वजह से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार क्यों हो रहा है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, याद कर लो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इस वजह से मैं रिपीट शब्द लिख रहा हूं। बहुत बार रिपीट होगा ये प्रश्न, आगे भी मैं रिपीट लिखता रहूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, कौन सा अलंकार है इसमें, कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा भाई। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर यह चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। अब देखो इसमें क्या होता है कि दृग ऊर्जत, दृग का मतलब होता है आंखें, टूटत कुटुंब परिवार टूटते हैं, जुरत चतुर चित प्रीति, तो ठीक है। और चतुर के चित्त में क्या होता है, प्रीति आती है, प्रेम आता है। प्रति गांठ दुर्जन ही, गांठ दुर्जन के हिये में पड़ती है। कह सकते हैं कि नजरें तो कोई मिला रहा है, ठीक है, नजरें तो कोई मिला रहा है और परिवार कहीं टूट रहे हैं। कार्य कहीं अन्यत्र होता है, कारण कहीं अन्यत्र होता है। जो कार्य होता है वो ए होता है, कारण होता है वो बी होता है, ठीक है। कारण ए होता है और कार्य बी होता है। जब कारण कहीं अन्यत्र होता है, कार्य कहीं अन्यत्र होता है, कारण कहीं अन्यत्र होता है, कार्य कहीं अन्यत्र होता है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, तब वहां असंगति अलंकार होता है। याद रख लेना, व्यतिरेक अलंकार किसी भी बात की एक बात अधिक बताई जाए, साधु ऊंचे सैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, तब कौन सा अलंकार होता, व्यतिरेक अलंकार होता। विरोधाभास पूर्ण विरोध होने पर विरोध का, पूर्ण विरोध न होने पर विरोध का आभास मात्र होता है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे निकला सॉरी मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती, तो कौन सा अलंकार है इसमें, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार अगर देखा जाए तो अन्योक्ति अलंकार में अन्य से या अन्य के द्वारा अन्य के लिए कही जाने वाली उक्ति अन्योक्ति होती है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बारी। जैसे कहते हैं कि
पावस देखी रहीमन मन कोयल सादे मोन, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। तो कौन से अलंकार हो जाएंगे उसमें? उसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पावस देखी रहीमन मन कोयल साधे मोन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें अन्युक्ति अलंकार हो जाएगा, अर्थात अन्य से अन्य के लिए कही जाने अन्य के द्वारा कही जाने वाली उक्ति होती है। जैसे जो माली आवत, जैसे कहा था ना कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार, लेकिन ये जो पद है इस पद में कौन सा अलंकार हो रहा है? तो इस पद में कारण कहीं अन्यत्र हो रहा है, कार्य कहीं अन्यत्र हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला सॉरी, अगला अपने पद पढ़ते हैं कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला पद देखो, पहले पद में क्या बताया गया है कि कुंडलिया छंद में सोरठा और रोला के मेल से बनता है। बिल्कुल गलत है ये। क्यों है? क्योंकि कुरोदो, कुरोदो ऐसे इनकी ट्रिक याद कर लो, या फिर कुटू जथे दोरा हो, ठीक है ना, दोरो हो, दोरो हो ना, तो दोरो हो तो कौन सा छंद हो जाएगा? कुंडलिया। कुंडलिया में दोहा प्लस में रोला से मिलकर, या रोला प्लस में दोहा से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। पहले दोहा होता है, दोहा में 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में तुक मिलती है। रोला छंद में 11 प्लस 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। याद रख लेना, दोहा में हमेशा 2 पद होते हैं, लेकिन रोला में हमेशा कितने पद आते हैं? तो 4 पद आते हैं। तो ये सोरठा और रोला से मिलकर नहीं बनता कुंडलिया, बल्कि किससे मिलकर बनता है? दोहा प्लस में रोला से मिलकर बनता है। ठीक है, दोहा प्लस में रोला से मिलकर ये क्या बनता है? तो कुंडलिया बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में, अर्थात पहला चरण होता है विषम चरण होता है, दूसरा चरण होता है वो सम चरण होता है। 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, नगण भगण भगण रगण होता है। बिल्कुल सही बात है ये, नगण भगण भगण रगण होता है। प्रत्येक वर्ण में 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पद में 12 वर्ण होते हैं। गीतिका छंद दोबारा रिपीट हो रहा है। 14 प्लस 12 के अतिक्रम से कितनी मात्राएं होती है? तो 26 मात्राएं होती है। 14 प्लस 12 के अतिक्रम से कितनी मात्राएं होती है? तो 26 मात्राएं होती है। कौन सा छंद हो जाएगा? तो गीतिका छंद हो जाएगा। यही अगर 16 प्लस 12 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती तो कौन सा छंद होता? तब हरि गीतिका छंद होता। इसके हरि गीतिका लग जाता। तो 16 प्लस 12 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती। बोलो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? देखो कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं, इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहे हैं भी। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं अपने रस के स्वरूप के संबंध में। रस के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? रस के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रस के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, रस वेदांतर स्पर्श शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है ये। रस ब्रह्मानंद ब्रह्म स्वाद सहोदर होता है या ब्रह्मानंद सहोदर होता है। बिल्कुल सही बात है। रस लौकिक आनंद प्राप्त करता है, बल्कि ये रस लौकिक आनंद प्राप्त नहीं करता, ये तो अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है, अलौकिक आनंद है वो प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रस स्व प्रकाश आनंद होता है। बिल्कुल सही बात है, स्व प्रकाश आनंद होता है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य होता है। ब्रह्मानंद या फिर ब्रह्मानंद सोदर या फिर ब्रह्म स्वाद सोदर होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लौकिक आनंद प्रदान नहीं करता, बल्कि अलौकिक आनंद प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो अपने, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जो अपना अपने अगला अपने देखते हैं वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। देखो प्रश्न रिपीट हो रहा है बच्चों, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। देखो कैसे रिपीट हो रहा है, आपको बताया हुआ था 3 सै पर 2 व्यय का आरोप। 3 सै पर 2 व्यय का आरोप। स्तंभ, स्वरभंग, स्वेद, वैवर्ण्य, वेपथु, अश्रु, रोमांच और प्रलय। तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। देखो तीसरा वीडियो, तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। स्तंभ, स्वरभंग, स्वेद, ये स्वेद स्वेद और वैवर्ण्य, वैवर्ण्य ये रहा। ठीक है, इसके अलावा ये
प्रलय ये वाला प्रलय रहा, अश्रु ये वाला अश्रु रहा, अपस्मार अपस्मारम अपस्मारम भूल जाना, अपस्मारम भूल जाना, ये तो संचारी भाव होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो, जहां जहां रिपीट हो रहे वहां वहां मैं टिक कर रहा हूं। हाँ जी, अगला है अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकार। अब माता यशोदा है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखती है, तो अखिल भुवन, भुवन का मतलब होता है संसार, सारा संसार, चर और अचर, चर और अचर, चल और अचल, सारे की सारे दुनिया, वो सारी की सारी दुनिया हरि मुख में लकी मात, भगवान श्री कृष्ण के मुख में माता यशोदा ने देखा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड है उनके मुख में। तो चकित भई, चकित मतलब आश्चर्यचकित हुई, गदगद अर्थात प्रसन्न हो गई, गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात, उनकी जो आंखें हैं वो पुलकित हो गई, खुश हो गई। तो इसमें चकित होकर अर्थात आश्चर्यचकित होकर, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य ही होता है। तो इसमें माता यशोदा को या फिर जो सहृदयों को कौन सा रस आया, तो कौन सा रस आया बोलो, मुख में देखते ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, तो सबको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ, तो रस कौन सा आया, तो अद्भुत रस आया। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, इसमें अद्भुत रस हो जाएगा भाई। कौन सा रस हो जाएगा इसमें, इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। आगे देखो, काव्य लक्षण, काव्य लक्षण से संबंधित है। काव्य लक्षण और लक्षणकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न रिपीट हो रहा है बच्चों, प्रश्न रिपीट हो रहा है, देखो कैसे रिपीट हो रहा है। तीसरा वीडियो, तीसरी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, देखो। शब्दार्थों सहितो काव्य, बिल्कुल सही बात है, पिछले वीडियो में करवाया था, दूसरे वीडियो में वैसे वाक्यम बताया था, वैसे विश्वनाथ बताया था, बोलो याद है कि नहीं है आपको, वैसे वाक्यम वैसे विश्वनाथ बताया था। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी मम्मट है, बिल्कुल सही है ये। देखो रमणीयात कहाँ रमणा था, यहाँ तो ये दंडी ऑप्शन है, मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा सा, ये दंडी ऑप्शन है, रमणा दंडी में था या फिर जगत में था। हाँ जी, पंडित राज जगन्नाथ, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों को तीनों बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा, तीसरे वीडियो में तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। हाँ जी, अपने अगला देखते हैं कि अगला वीडियो है, उस अगले वीडियो में देखते हैं कि शक्तिर निपुणा लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। काव्य हेतु के संबंध में ये कथन किसका है, तो ये याद कर रख लेना, ये कथन किसका है, ये मम्मट का कथन है, ठीक है बच्चों। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो ये मम्मट का कथन है। किसका कथन है ये मम्मट का कथन है भाई। किसका कथन है ये मम्मट का कथन है। अगला जो उदाहरण आ रहा है वो उदाहरण भी आपको तीसरी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, याद करो तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। काव्य से यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्य पर निवृत्ते और कांता सम्मित उपदेश। पर निवृत्ति अर्थात सद्य पर निवृत्ति और कांता सम्मित के समान, पत्नी के समान उपदेश वाला रिपीट हो रहा है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है इसमें। ये काव्य प्रकाश ग्रंथ किनका लिखा हुआ है, याद रख लेना, काव्य प्रकाश ग्रंथ किनका लिखा हुआ है, मम्मट का लिखा हुआ है। काव्य प्रकाश किसका आ जाएगा, तो मम्मट का आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते अपने आगे, ये प्रश्न पक्का आएगा। अब की बार कॉलेज लेक्चरर में आया था, 2020 के कॉलेज लेक्चरर में आया था, 2018 के कॉलेज लेक्चरर में आया था, 2015 के कॉलेज लेक्चरर में आया था, ठीक है। इसके अलावा आपके हर पेपर में रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, इस वजह से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। आगे क्या रहा है कि रस निष्पत्ति से संबंधित 4 आचार्य बताए थे बच्चों, नहीं बताए थे, रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ जी, आप ही कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ जी, ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। 4 आचार्य बताए थे। पहला बताया था भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का उन्मितिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भटनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भट्ट नायक हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो, अगर आपसे पूछूं कि इसमें नंबर वाइज कौन सा है, देखो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहा है।
ये रिपीट कैसे हो रहा है प्रश्न देखो, एक नंबर पे कौन सा आएगा, बटलोलट आएगा, दो नंबर पे कौन सा आएगा, शंकुक आएगा, तीन नंबर पे कौन सा आएगा, भुक्तिवाद या भोगवाद आएगा, और चार नंबर पे अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद आएगा। बोलो चारों के चारों प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं, देखो रिपीट तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ये हर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। हाँ जी, ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है। देखो हाँ, साधारणीकरण के संबंध में कहा गया है, साधारणीकरण के संबंध में कहा गया है भावत्वम साधारणीकरणम, ठीक है, ये किसने कहा था, याद कर लो, साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, इसने ही तो दिया था, भट्टनायक ने, तो भट्टनायक के उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। भावत्व भावत्वम साधारणीकरण अर्थात साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न भट्टनायक, उसमें ऑप्शन था बटलोलट, ठीक है, बटलोलट नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, तो भट्टनायक होगा। देखो प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं, काव्यश्यात्मा ध्वनि रीति बुद्धेरे स्मानात् पूर्व सत्स्यावह भावम जगदुर्परे भक्त माहुस्त मन्ये, ये कथन इनमें से किस आचार्य का है, जब भी याद कर लेना, ध्वनि से संबंधित है, तुका मार दो, ध्वनि से संबंधित तुका मारो। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, किसने किया था, किसने किया था, किसने किया था बच्चों, किसने किया था, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, आनंदवर्धन ने किया था। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, आनंदवर्धन ही हो जाएगा। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आनंदवर्धन है। अगला जो प्रश्न है वो देखो, बताओ भी ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना कि ये प्रश्न है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं है हो रहा। आचार्य कुंतक ने निम्न में से किस वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है, मैंने आपको 6 प्रकार की वक्रोक्ति बताई थी, 6 प्रकार की वक्रोक्ति बताई थी, पद प्रार्ध वक्रता, पद विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, कल्पना वक्रता। कहीं बताया था क्या आपको, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, मैंने लिखवाए थे 6 के 6, पहले वीडियो याद कर लो, काव्य शास्त्र का पहला वीडियो बनाया था, उसमें 6 के 6 वक्रोक्तियों के वक्रता के आपको नाम लिखवाए थे, उनमें कौन सा नहीं था, कल्पना नहीं था, कल्पना। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई, देख लो ये प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे, ये वीडियो देखोगे, इन वीडियो से ही काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर के जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अब देखो, अब आप अरस्तु पढ़ते हो, अनुकरणवाद पढ़ते हो, आप पहले प्लेटो का पढ़ते हो, उसके बाद में अरस्तु का पढ़ते हो, और उसके बाद में आप लोंजेनिस का उदात्तवाद पढ़ते हो, पेरी उपसुस ग्रंथ पढ़ते हो, पेरी पोइटिकेस पढ़ते हो। लेकिन जब देखते हो कि प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा देखो कहां से प्रश्न बन रहा है, प्रश्न कैसे बन रहे हैं। प्रश्न देखो, अनुकरणवाद के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो पक्का आएगा भाई, सही नहीं वाला आता है आजकल, आजकल सीधा नहीं पूछा जाता भी, आजकल सीधा नहीं पूछा जाता। कोई ये सोचता है कि आजकल सीधा पूछा जाएगा, तो सीधा नहीं पूछा जाता भाई, सीधा नहीं पूछा जाता आजकल, तो नहीं वाला, असुमेलित वाला ही पूछा जाता है। आपने पढ़ते हैं कि अनुकरण सिद्धांत के संबंध में अनुकरण का अभिप्राय भावक भावपरक अनुकरण से है, न कि यथार्थ वस्तु परक प्रत्यंकन से। बिल्कुल सही बात है, भावपरक अनुकरण से होता है अनुकरण का अभिप्राय। अरस्तु के अनुसार अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु में कोई अंतर नहीं था। बताओ बच्चों, प्लेटो और अरस्तु के संबंध में कोई अंतर नहीं था। प्लेटो ने कहा था कि काव्य होता है वो नकल की नकल होता है, जो दुनिया है, दुनिया को बनाया कलाकार ने, दुनिया की रचना की कलाकार ने, तो कलाकार जो रचता है वो ईश्वर की नकल करता है, और जो कवि होता है वो कलाकार की नकल करता है, अर्थात त्रिधा अपेत होता है। इसके विरोध में अरस्तु ने कहा था कि काव्य है कला की नकल नहीं होता, वो तो अनुकरण होता है। लेकिन वो प्लेटो के संबंध में प्लेटो के मतों का खंडन किसने किया था, उसी के चेले ने किया था। कौन से चेले ने किया था, अरस्तु ने किया था। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अनुकरण में आदर्श तत्व का समावेश ही होगा, वह सुंदर और आनंददायी होगा। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वेष्टि से संबंध होते हुए भी वह समष्टिगत सांसारिक सत्य का प्रतिपादन करेगा। व्यक्ति लिख रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा की प्रजापति अर्थात ब्रह्मा को रूप दिया था कवि ने, ठीक है, सॉरी कवि को रूप दिया था ब्रह्मा का, किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। तो वेष्टि से संबंध होते हुए भी वह समष्टिगत सत्य का प्रतिपादन करेगा। किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है भाई, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं, कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। औदात्य सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, याद कर लो, आपसे पूछा जाएगा, वो तो नहीं है ही पूछा जाएगा। लोंजाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरी उपसुस था, बिल्कुल सही बात है, पेरी उपसुस था।
बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व नहीं होता। ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, मैं लिख रहा हूं यहां, तीसरी बार रिपीट हो रहा है बोलिए, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। बाल्यता या बलिष्ठता शब्दाडंबर, और एक होता है भावाडंबर। भावाडंबर शब्दाडंबर और बलिष्ठता अर्थात सस्तापन, ये औदत्य का आवश्यक तत्व नहीं होता, ये तो विरोधी तत्व होता है, तो ये गलत हो जाएगा। भावावेश की तीव्रता औदत्य का आवश्यक तत्व होता है, अंतरंग पक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। भावावेश भाव और विचार दोनों के दोनों ग्रीमा में ही रचना जो विधान होता है, अलंकार विधान होता है, वो जो बाह्य तत्व होते हैं और आंतरिक तत्व भावावेश और विचार तत्व है, वो दोनों के दोनों आंतरिक पक्ष होते हैं, ये जन्मजात होते हैं। ठीक है, गरिमा में रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। देख लो बच्चों, कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो 2 नंबर प्रश्न गलत हो जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखो कैसे प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। आप ऐसे सोच रहे हो कि गुरुजी तो झूठ बोल रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये रिपीट होते नहीं, सीधे सीधे आपको पेपर भी मैं बता रहा हूं कि इस पेपर में ये प्रश्न पूछे गए, कैसे ये रिपीट हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूलभूत प्रेरणाएं है, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, कार्ल मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में 2 वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, बिल्कुल सही बात है ये। मार्क्स का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना था, बिल्कुल सही बात है ये। क्रांति लाने चाहते थे वो संसार में। शोषक वर्ग है, वो शोषितों का खून पी रहे थे, शोषितों पर अत्याचार कर रहे थे, तो इनके विरोध में कार्ल मार्क्स ने कहा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ महत्व नहीं दिया, ये तो गलत बात है भाई। सौंदर्य की भावना को, कला को भी महत्व दिया था, लेकिन वो कला किसके बाद में महत्व दिया था? श्रम के बाद में महत्व दिया था कला को। ठीक है, तो ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। देखो कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा जितने भी साथी यूट्यूबर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दें कि अपने जो गूगल प्ले स्टोर पर पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप काव्य शास्त्र के, आप शिक्षण विधियों के, आप ग्रामर के, आप काव्य जो इतिहास के, आप बीए पार्ट के, कहानियों के, इसके अलावा जो काव्य भाग है, जो कबीर वाला है, जो बिहारी सतसई वाला है, जो अपने कह सकते हैं नवम सर्ग है, मैथिली शरण गुप्त वाला है, वो सारे के सारे काव्य है, वो भी आपको वहां प्रोवाइड हो जाएंगे। पढ़ाई संसार ये ऑनलाइन ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो 2 दिन में ही क्या है कि मैं 4th ग्रेड का एक पेपर है, हिंदी से संबंधित जो पार्ट है, वो बहुत ही सामान्य शुल्क में ऐसे मानो फ्री सा ही है, वो फ्री सा ही लॉन्च कर रहा हूं। 4th ग्रेड में जो भी बच्चे ग्रामर की जो समझ नहीं रखते, उनको ग्रामर आसानी से पूरे में से पूरे प्रश्न मिल जाए, ऐसे प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष, अब ऐसे वीडियो लेकर आपके समक्ष, ऐसे वीडियो कंटेंट लेकर पूरी व्याख्या के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसे प्रश्न आए, कैसे प्रश्न समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, ये प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी रखें। कोई भी समस्या हो हमें जरूर सूचित करें, आपकी समस्या का 100% समाधान किया जाएगा। तब तक तैयारी करो, अपनी तबीयत का विशेष तौर से ध्यान रखो, गर्मी का मौसम चल रहा है। और इसके अलावा सभी के सभी अपने जो वीडियो जितने भी आ रहे हैं, वीडियो में आप कभी आपको टाइम मिले तो उस टाइम के हिसाब से आप देख लिया करो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लगेगी, आपका चयन की बार श्योर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।